सो हेलो एवरीवन, आज हम लोग फिर से बात करेंगे कोल एंड पेट्रोलियम के बारे में। पिछले लेक्चर में हमने देखा था कि पेट्रोलियम को कैसे बनाया जाता है, उसका जब डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन करते हैं तो कौन कौन से प्रोडक्ट देता है, कौन कौन से नए नए प्रोडक्ट देता है जिसका हम यूज़ करते हैं किसमें, एज अ फ्यूल। आज हम लोग बेसिकली बात करेंगे ये जो फॉलोइंग टॉपिक आपको दिया गया है। सबसे पहला है आपका नेचुरल गैस, उसके बाद फिर है एनर्जी रिक्वायरमेंट, प्रॉब्लम्स ऑन ओवर यूटिलाइजेशन ऑफ एनर्जी, नेचुरल रिसोर्स आर लिमिटेड, जजियस यूज ऑफ एनर्जी एंड लास्ट है कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। इन सारे टॉपिक के बारे में आज हम लोग डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग चलते हैं नेचुरल गैस पे। हालांकि पिछले ही लेक्चर में मैंने बताया कि नेचुरल गैस भी इज़ अ टाइप ऑफ पेट्रोलियम। जब पेट्रोलियम को हम निकालते हैं तो उसी समय एक गैस तैरती रहती है उस खदान में जहाँ से निकाला जाता है, उस वेल में, जिसको हम बोलते हैं नेचुरल गैस। या फिर हम जब डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन करते हैं तो तरह तरह की गैसेस निकलती हैं, जैसे आपका नॉर्मल ब्यूटेन हो गया, CNG, LPG, ये सारे जो गैसेस हैं वो क्या हैं, नेचुरल गैसेस हैं। और इनका यूज़ आपको पता ही है। LPG कहाँ पे यूज़ होती है, आपके डोमेस्टिक यूज़ में, है ना। CNG कहाँ पे यूज़ होती है, आपका जो ट्रांसपोर्ट एरिया है उसमें CNG का यूज़ होता है, जो ऑटो वगैरह होते हैं। तो बहुत सारे इसके भी जो है यूज़ हैं, और ये भी एक तरह का बहुत ही बढ़िया फ्यूल है, गुड फ्यूल है, क्योंकि इसके कैरेक्टरिस्टिक बहुत ही बढ़िया है ना। जब ये जलते हैं तो इनके जलने के बाद किसी भी तरह का कार्बन के पार्टिकल्स का ओवरव्यू मतलब बाहर आना नहीं होता है। आता है तो वो CO2 के रूप में आता है, पूरी तरह से कंबस्ट हो करके। तो इसलिए हम कह सकते हैं कि बहुत बढ़िया है हमारा जो है CNG वगैरह जो है ना। अब अगला देखते हैं हम लोग, एनर्जी रिक्वायरमेंट। एनर्जी की रिक्वायरमेंट क्या है, कहाँ कहाँ पे एनर्जी हमको रिक्वायर्ड होती है, किस किस एरिया में, और ये एनर्जी आपको कहाँ से ऑब्टेंड होगी, मैक्सिमम एनर्जी कहाँ से मिलेगी, कोल एंड पेट्रोलियम से। अब इस चीज़ को समझो आप। देखो बेसिकली जो हमारी एनर्जी रिक्वायर्ड कहाँ कहाँ पे होती है, इंडस्ट्री में, है ना, फार्मिंग में, डोमेस्टिक एंड अदर्स में, और ट्रांसपोर्ट में। जो देखो तो सबसे अधिक एनर्जी का रिक्वायरमेंट होता है वो होता है आपका इंडस्ट्री। वहाँ पे बहुत अधिक एनर्जी आपको चाहिए होती है, बहुत अधिक एनर्जी चाहिए होती है। किसके कारण, क्योंकि हमको इंडस्ट्री में जो मशीनें लगी हुई हैं उनको बहुत बढ़िया से चलानी होती है, और वो मशीनें एनर्जी मिलेगी उनको तभी वो बढ़िया से चल पाएंगी। और आप देखते हो कि इंडस्ट्री आज के समय में बेसिकली इंडस्ट्री के बिना आपका लाइफ हम कह सकते हैं कि पॉसिबल ही नहीं है इन दिस एरा। क्योंकि हर एक चीज़ आप चाहे कुछ भी ले लो, वो किस में बनता है, इंडस्ट्री में ही बनता है। और इंडस्ट्री में मशीन का यूज़ होगा और उसमें एनर्जी का रिक्वायरमेंट होगा ही होगा, ठीक है। तो वहाँ पे आपका कोल और पेट्रोलियम जो है वो वहाँ पे एनर्जी देंगे, है ना। तो सबसे अधिक रिक्वायरमेंट कहाँ पे है आपका, इंडस्ट्री में। कितना परसेंट, 40%। पूरे एनर्जी जो रिक्वायर्ड होती हैं उनका जो रिक्वायरमेंट है, सबसे अधिक एनर्जी कहाँ पे लगती है, इंडस्ट्री में, 40%, है ना। और बताया आपको जो एनर्जी दी जाती है, ये पूरी एनर्जी 100% जो रिक्वायर्ड हो रही है, वो एनर्जी 30% जो एनर्जी है वो आपकी पेट्रोलियम के द्वारा दिया जाता है। किसके द्वारा, पेट्रोल के द्वारा या फिर पेट्रोलियम के द्वारा, है ना। इतना जो है आपको इतना जो है आपकी इंपॉर्टेंस है एनर्जी की। क्लियर हो पा रहा है इस चीज़ को, है ना। तो अब आगे देखते हैं हम लोग। जैसे मान लो इंडस्ट्री में मशीन वगैरह को चलाने में, फार्मिंग में आप देखते ही हो कि कितना एनर्जी की ज़रूरत होती है, ज़रूरत होती है कि नहीं। ट्रैक्टर चलते ही रहते हैं, ट्यूबवेल चलते ही रहते हैं। ट्यूबवेल को भी चलाने के लिए क्या होती है, एनर्जी की ज़रूरत होती है। या तो आप इलेक्ट्रिसिटी से एनर्जी दो, या फिर पेट्रोल वगैरह से या डीजल वगैरह से आप एनर्जी दो, है ना। ट्यूबवेल, इलेक्ट्रिसिटी वाले ट्यूबवेल जो है इलेक्ट्रिक एनर्जी से चलते हैं, और जो हैंड से चलते हैं ट्यूबवेल वो आपके जो है डीजल से चलते हैं। तो वहाँ पे भी आपको एनर्जी की 5%। डोमेस्टिक यूजेस का मतलब समझ रहे हो, घर में खाना बनाना है आपको, तो खाना बनाओगे तो आपको एनर्जी की ज़रूरत होगी कि नहीं होगी। और ऐसा है ही नहीं कि किसी जगह जो है किसी घर में खाना ना बनता हो, हर जगह खाना बनता है। बिना खाना खाए हम लोग रह भी नहीं सकते, है ना। तो उसके लिए हमें या तो काऊ डंग से आप एनर्जी दो, काऊ डंग से आप एनर्जी का यूटिलाइजेशन करो, या फिर LPG से, या फिर
सोलर से, लेकिन आपको एनर्जी यूज़ करनी ही करनी है ना। तो बहुत इंपॉर्टेंट है। दूसरा आपका ट्रांसपोर्ट 25%, जो आपका तीसरे नंबर पे है ट्रांसपोर्ट। मतलब कि देख रहे हो जितना व्हीकल जो चल रहे हैं, तमाम व्हीकल डेली चलते रहते हैं, तमाम, है ना। कितनी लंबी लंबी जो है लंबी लंबी दूरी, लंबी लंबी डिस्टेंस ट्रेवल करते रहते हैं। आपका एरोप्लेन भी जो है एक तरह से हम लोग ट्रांसपोर्ट के यूज़ में ही काम करते हैं, और वहाँ पे भी उसको चलाने के लिए हमको क्या ज़रूरत होगी, फ्यूल की ज़रूरत होगी, है ना, एनर्जी की हमको ज़रूरत होगी। तो दिस इज़ अ इम्पॉर्टेंस एंड दिस इज़ अ रिक्वायरमेंट ऑफ एनर्जी। ये आपका एनर्जी का रिक्वायरमेंट है। अब अगले टॉपिक के पे हम बात करते हैं कि अगर हम एनर्जी को ओवर यूटिलाइज कर दें, ओवर यूटिलाइजेशन मतलब बहुत ज़्यादा से ज़्यादा हम एनर्जी ओवर यूटिलाइज कर रहे हैं, तो फिर क्या होगा। तो देखो, जैसा कि पिछले ही लेक्चर में हम लोगों ने देखा कि जो हमारा पेट्रोल है, जो हमारा पेट्रोलियम है, जो हमारा कोल है, वो किससे मिलके बनता है, किससे बनता है, फॉसिल फ्यूल से। और फॉसिल फ्यूल्स को बनने में 1000 ईयर लगते हैं, है ना। और यहाँ पे 1000 ईयर का प्रोसेस है, और यहाँ पे एनर्जी को यूटिलाइज करने में 2 मिनट भी नहीं लगते हैं, आपका एनर्जी यूटिलाइज हो जाता है। तो कहीं ना कहीं जो रेट है एनर्जी के फॉर्मेशन की, पेट्रोलियम की फॉर्मेशन की, वो रेट है कम है जो आपका यूटिलाइजेशन हो रहा है ना। मतलब कि कह सकते हो कि जो रेट है, मतलब एक चीज़ बन रही है 10,000 करोड़ लग जा रहा है, 10,000 साल लग जा रहा है किसी चीज़ को बनने में, और उसको यूटिलाइज करने में हम कितना समय दे रहे हैं, 1 घंटा या 2 घंटे में पूरा यूटिलाइजेशन हो जा रहा है। तो दिस इज द इफेक्ट ऑफ ओवर यूटिलाइजेशन। क्या होगा, हम जल्दी जल्दी अपना ओवर यूटिलाइज कर लेंगे, क्योंकि इस समय में इंडस्ट्री बिना यूटिलाइजेशन, ओवर यूटिलाइजेशन के काम ही नहीं चलने वाला। तो आपका एक समय ऐसा आएगा कि पेट्रोलियम वगैरह जो फॉसिल फ्यूल्स वगैरह वो ख़त्म होने के कगार पे आ जाएंगे, और जब ख़त्म होने के कगार पे आ जाएंगे तो फिर प्रॉब्लम आपका आ जाएगा। मतलब जैसे माना जा रहा है कि 2050 तक आपका पेट्रोल आपको नहीं मिलेगा, पेट्रोल जो है वो ख़त्म हो जाएगा। तो दिस इज़ द मोस्ट डिफ़िकल्ट टास्क फॉर ह्यूमन बींग्स कि कैसे पेट्रोल को फिर से ऑब्टेन करेगा, ठीक है। तो ये ओवर यूटिलाइजेशन का आपका जो है इफ़ेक्ट है कि अगर आप ओवर यूटिलाइज करोगे एनर्जी को तो फिर क्या होगा, किस किस तरह के प्रॉब्लम क्रिएट हो सकते हैं, ठीक है। तो ये जो आप लोग देख रहे हैं वो सारी चीज़ें नहीं हो पाएंगी, है ना। और मैं आपको एक खास बात बता दूं कि अभी तक कोई मेज़रमेंट नहीं बना है, कोई पैमाना नहीं बना है कि ये बता सके कि आपके अर्थ में कितने फॉसिल फ्यूल्स अवेलेबल हैं, ठीक है। तो हम तो कंटिन्यूसली यूटिलाइज करते जा रहे हैं, करते जा रहे हैं, करते जा रहे हैं, है ना। आने वाले में लोग बताते हैं कि 200 ईयर्स में कोल भी ख़त्म हो जाएगा। खैर हम लोगों का काम तो चल जाएगा, है ना। हम लोग तो 90 के 80 के आसपास जाते जाते भगवान को प्यारे हो जाएंगे, लेकिन जो हमारे आगे के लोग जनरेशन होंगे वो लोग कैसे सर्वाइव करेंगे। तो ये एक सोचने का जो है ज़रूरत है, सोचने की ज़रूरत है जो भी लोग करते हैं ना। तो ओवर यूटिलाइजेशन से हमें बचना चाहिए, एनर्जी को ओवर यूटिलाइज नहीं करना चाहिए। अब बोलोगे सर कि ओवर यूटिलाइजेशन से बचे कैसे, तो कैसे बचते हैं भाई, डिसिप्लिन में आपको रहना होगा। अब बोलोगे सर डिसिप्लिन कैसे आएगी, हम तो भाई इंडिया वाले ठहरे, है ना। डिसिप्लिन लाना बहुत ही मुश्किल की बात होती है, ठीक है। अगर हमने इलेक्ट्रिसिटी ऐसे बल्ब जला दिया है तो वो मजाल नहीं है कि हम जा करके उसको बुझा दें, अरे क्या जाता है, कितने पैसे आएंगे बल्ब जलने से, हम तो लोग ये सोचते हैं ना। तो जब तक आप डिसिप्लिन में नहीं रहोगे, है ना, तब तक आप ओवर यूटिलाइजेशन ऑफ एनर्जी से बच नहीं सकते। तो आपको डिसिप्लिन में रहना पड़ेगा, है ना, उसको करने के लिए। अभी हम लोग देखेंगे कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी में कि कैसे हमें डिसिप्लिन में रहना है और किस तरह से हमको एनर्जी को कंजर्व करना है, क्योंकि हमको ओवर यूटिलाइजेशन से बचना है। देखो वही चीज़ आ रहा है, अगला टॉपिक जो है नेचुरल रिसोर्स आर लिमिटेड। जो नेचुरल रिसोर्स हैं वो क्या है, लिमिटेड है, लिमिट अमाउंट में है। इसके वजह से आपको फूक फूक के कदम रखना चाहिए, है ना। फूक फूक के कदम रखने का मतलब कि बहुत ही शालीनता के साथ, बहुत सी डिसिप्लिन के साथ जो है हमको एनर्जी को खर्च करना चाहिए। लिमिटेड का मतलब समझ रहे हो, मैंने बताया कि आपने पिछले लेक्चर में पढ़ा कि नेचुरल रिसोर्स 2 टाइप के होते हैं, एक होता है आपका एग्जॉस्टिबल और दूसरा होता है आपका नेचुरल। दूसरा होता है इनएग्जॉस्टिबल। एग्जॉस्टिबल में क्या आते हैं, जो आपके एयर हैं, जो आपके सनलाइट हैं, ये सब जो है इनएग्जॉस्टिबल में आते हैं। और एग्जॉस्टिबल में कौन आता है, कोल पेट्रोलियम हो गया, आपका वाटर हो गया। तो ये सब लिमिट में है,
कुछ दिन के बाद ये ख़त्म हो जाएंगे। अगर जो भारी प्रलय नहीं आया, लोग दब उब करके मरे नहीं, तो फिर फॉर्मेशन होने में बहुत टाइम लग जाएगा, है ना। तो ये दिक्कतें होंगी बहुत, मतलब कि फ्यूचर को देखते हुए ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। समझ पा रहे हो इस चीज़ को? तो ये चीज़ें हैं, है ना। तो नेचुरल रिसोर्स हमारे क्या हैं? लिमिटेड अमाउंट में, इनएग्जॉस्टिबल हैं, सॉरी एग्जॉस्टिबल हैं जो रिसोर्सेज हैं। कोल एंड पेट्रोलियम को लेकर के हम जो है बात कर रहे हैं, है ना। तो इसके लिए हमको वही काम करना पड़ेगा, डिसिप्लिन में एनर्जी को हमको क्या करना पड़ेगा? कंजर्व करना पड़ेगा, ठीक है, एनर्जी को कंजर्व करना पड़ेगा। अगला देखो, जूडियस यूज ऑफ एनर्जी, मतलब एनर्जी को हमें जज करके बढ़िया से नाप तोल के यूज करना पड़ेगा कि कौन से एनर्जी को कहाँ पे यूज़ करना है, कहाँ पे नहीं करना है। इन सारी चीज़ों को देखते हुए हमें ये सब काम करना पड़ेगा, है ना। लास्ट जो आपका टॉपिक है वो है कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। लास्ट जो हमारा टॉपिक है वो क्या है? कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। एनर्जी को हम कंजर्व कैसे करें, किस तरह से हम एनर्जी को बचाएं, है ना। किस तरह से आप एनर्जी को ओवर यूटिलाइजेशन से बताओ। सिंपल सा, अगर जो आपके पास दिमाग है ना, और लिमिट अमाउंट में आप एनर्जी का यूज कर रहे हो, तो दिस इज अ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। एक वाइज तरीके से, ठीक है, एक बुद्धिमत्ता के तरीके से, और एक साथ में जो है डिसिप्लिन को लेकर के अगर जो आप एनर्जी को यूज़ कर रहे हो, तो इसी को हम बोलते हैं कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। हमको बचाने की ज़रूरत नहीं है, हमको बस डिसिप्लिन लाने की ज़रूरत है। फॉर एग्जाम्पल, अब इसका मैं बता दे रहा हूँ कि कैसे हम एनर्जी को कंजर्व कर सकते हैं। सबसे पहला कॉमन एग्जाम्पल, इलेक्ट्रिसिटी। हम बहुत अधिक इलेक्ट्रिसिटी का जो है ओवर यूटिलाइज करते हैं। मैं देखता हूँ जैसे गाँव वगैरह हो गए, गाँव वगैरह में बताया आपको, ट्यूबवेल अगर जो खुल जाता है ना, ट्यूबवेल खुल जाता है इलेक्ट्रिसिटी वाला ट्यूबवेल, तो पूरा का पूरा एरिया से पानी से भर जाता है एकदम, लेकिन कोई बंद नहीं करता है जा करके। क्या करना है? पानी मेरे खेत में ही जा रहा है, पानी इतना हो जाए या फिर इतना ही हो जाए, चाहे पूरा बाढ़ ही आ जाए, क्या मतलब है? हमारा क्या जाने वाला? नहीं जाने वाला भाई। इलेक्ट्रिसिटी कम ही बिल आता है, सरकार का है, तो सिंपल सा है। तो इलेक्ट्रिसिटी सिंपल। उसके बाद फिर आपका जो है गांव, घर में ही देख लो, घर में ही देख लो, सिंपल सा। जैसे मेरी भी आदत है, हालांकि मैं कोशिश करता हूँ कि ना हो सके। कभी कभी हम लोग जो है क्या करते हैं कि रूम में लाइट और फैन को ऑन करते ही छोड़ के चले जाते हैं। समझ में आ रहा है? ऑन करके चले जाते हैं, पता चला कि बिल तो आ गया, तो चलो यार 200 रुपये दे देंगे, क्या करना है। बट ओवर यूटिलाइजेशन ऑफ एनर्जी हुआ। ये पैसा आप दे रहे हो ठीक है, लेकिन ओवर यूटिलाइज हो रहा है ना, बिना मतलब का वहाँ पे खर्चा है। तो यही सारी चीज़ें हैं। उसके बाद आप देखो कि तरह तरह के तारे जो हैं गांव वगैरह में, मैं बताऊं कि नंगे हैं तारे, पूरी तरह से नेकेड हैं। वहाँ पे कंटिन्यूस ये ऐसे लड़ते रहते हैं, चिंगारियाँ निकलती रहती हैं, अधिक जो है आपके इलेक्ट्रिसिटी जो है वो होती रहती है। तो ये सब दिक्कतें हैं। तो ये तो इलेक्ट्रिसिटी को लेकर के हो गया। अगली चीज़ कैसे कंजर्व कर सकते हैं हम, तो इस तरह से आप इसको कंजर्व कर सकते हो जो हम इलेक्ट्रिसिटी से बचाएं। दूसरी चीज़ जो है, आप सबसे अधिक बढ़ावा दो सोलर सिस्टम वाले सिस्टम को। मतलब आप कोशिश करो कि ज़्यादा से ज़्यादा हम लोग सोलर एनर्जी पे डिपेंड रहें, क्योंकि सोलर एनर्जी क्या है भाई? सोलर एनर्जी इनएग्जॉस्टिबल है। सन की लाइट क्या है? इनएग्जॉस्टिबल है, कभी भी ख़त्म नहीं होने वाली। तो हम कोशिश करें उसी की एनर्जी को हम यूज़ करें, है ना। तो आपको जो इलेक्ट्रिसिटी वगैरह प्रोड्यूस करना है वो सोलर से करो। हालांकि अब इस पे जो है सरकार या फिर और भी बहुत सारे जो हैं बढ़ावा दे रहे हैं, साइंटिस्ट बढ़ावा दे रहे हैं, और नो डाउट कुछ दिन में इसका भी जो है हल हो जाएगा, ठीक है। तो सोलर पे जो है हमें ज़्यादा बढ़ावा देना चाहिए, है ना। सोलर कुकर लेना चाहिए, इंडक्शन का यूज़ करना चाहिए। हाँ, मतलब इंडक्शन मतलब सोलर इंडक्शन, ऐसे भी तो आते हैं, सोलर एनर्जी से चलते हैं, ऐसे बहुत सारे हैं। समझ में आया? तो ये करना चाहिए। लाइट वगैरह सोलर से, मतलब कि ऐसा इंडक्शन की रख दो तो चार्ज हो जाए, फिर वो किसका करेगा? हीट को ट्रांसफ़र करेगा, हीट देगा, तो वहाँ पे आप खाना बनाओ। तो ये सारी चीज़ें। अगला टाइडल एनर्जी का आप यूज़ करो। टाइडल एनर्जी मतलब समझ रहे हो, जो समुद्र की लहरें जो उठती हैं उस एनर्जी को हम यूटिलाइज़ करें, वहाँ से हम इलेक्ट्रिसिटी को जनरेट कर सकते हैं, ठीक है।
विंड एनर्जी, विंड एनर्जी का भी बहुत बढ़िया यूटिलाइजेशन है। जो हवा है, ख़त्म होने वाली है क्या हवा? कभी नहीं ख़त्म होने वाली। तो उस एनर्जी का हम जो है यूज़ करें किसी तरह से, किसी वे में। उसके बाद फिर आपका हाइड्रिक एनर्जी, जो वाटर से एनर्जी मिलती है, जो डैम बना करके लोग जो है काम करते हैं, है ना। डैम बना करके उसके बाद फिर क्या करते हैं, वहाँ से लोग पानी नीचे गिराते हैं और फिर एनर्जी वहाँ से मिलती है। हालांकि डैम मतलब उसके इफ़ेक्ट भी हैं, एडवांटेज भी हैं और डिसएडवांटेज भी हैं। एडवांटेज क्या है कि आपको बहुत सारी एनर्जी मिलेंगी, इलेक्ट्रिसिटी, इलेक्ट्रिकल एनर्जी। और डिसएडवांटेज क्या है, जब आप डैम बनाओगे तो आसपास के जो एरिया होंगे ना वो पूरी तरह से जलमग्न हो जाएंगे। जलमग्न का मतलब वाटर से पूरा भर जाएंगे, है ना। तो वहाँ के रहने वाले जो प्रजातियाँ हैं, जो स्पीसीज़ हैं, जो लोग वहाँ पे रह रहे हैं, जो ट्राइब्स हैं, उनको बहुत बड़ी प्रॉब्लम होगी। तो ये सारे इफेक्ट हैं। तो कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी में एनर्जी को हम कंजर्व कर सकते हैं, टाइडल एनर्जी को, सोलर एनर्जी को, है ना, हाइड्रोलिटिक एनर्जी को, इन सारी चीज़ों को जो है हम लोग ये कर सकते हैं। ठीक है, तो अभी फ़िलहाल के लिए बस इतना ही। अब आगे के लेक्चर में हम लोग बात करेंगे, आगे के लेक्चर में हम लोग बात करेंगे किसके बारे में, पेपर को कैसे फॉर्म करेंगे। ठीक है।